क्रिस्टल और स्पेस लैटिस। क्या मतलब होता है बेटा ये? अब कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा जो एग्जिस्ट करेगा उसके अंदर क्या होंगे? क्रिस्टल्स होंगे बेटा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो हम स्पेस लैटिस को बेटा किसको बोलते हैं? द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब जैसे मान लो किसी भी बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, एटम्स हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो बेटा, अगर ये सारे अगर हम उनको 3D स्पेस में देखें बेटा, 3D स्पेस के अंदर कैसे दिखाई देंगे उसको बेटा आप क्या बोलोगे? स्पेस लैटिस बोलोगे। जैसे देखो मान लो अगर सिंपल क्यूबिक का मैं इस तरह का एग्जांपल लूं, एग्जांपल के तौर पर बेटा ये देखो, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? इसके अंदर बेटा पार्टिकल्स है, ठीक है बच्चों? ये आपका इस क्रिस्टल लैटिस हो गया बेटा। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? जिसमें आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं 3D स्पेस के अंदर कैसे होंगे, उसको आप बोलते हो बेटा दिस इज ए क्रिस्टल या स्पेस लैटिस। अब यहाँ पर बेटा जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं बच्चों, ये देखो, ये डॉट्स बेटा क्या है? डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये डॉट्स क्या चीज है बेटा? क्या होंगे बताओ? बताओ, ये पूरे को तो क्या बोलोगे? दिस इज स्पेस लैटिस, स्पेस या क्रिस्टल लैटिस हो गए। और बेटा यहाँ पर डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कि नहीं? एटम्स है, आयंस है या मॉलिक्यूल्स बेटा जो है वो किससे रिप्रेजेंट बेटा कर रहे हैं हम यहाँ पर? ये देखो जितने भी आपको दिख रहे हैं डॉट सारे, ये बेटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की निशानी है। ठीक है बच्चों? ये डॉट्स जो है बेटा क्या है? ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो क्रिस्टल लैटिस बेटा क्या हो गया? एक 3 डायमेंशनल स्पेस हो गया। 3 डायमेंशन अगर अरेंजमेंट अगर आप कहोगे किसी भी बेटा क्रिस्टल का, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस बेटा। 3 डायमेंशन में कैसा दिखेगा बच्चों? अगर उसके पार्टिकल्स हैं तो 3D स्पेस में कैसे दिखाई देंगे? उसका जो रेगुलर अरेंजमेंट है उसको अगर हम देखें तो उसको रिप्रेजेंट करें बेटा तो उसको बोलेंगे इट इज कॉल्ड क्रिस्टल और स्पेस लैटिस। ठीक है? पार्टिकल्स है यहाँ पर। और ये बात आपको पता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर बेटा क्या क्या हो सकते हैं? एटम्स भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं और आयंस भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? कैसे डिफाइन करेंगे? द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, इतने कम बच्चे कैसे सबमिट हो रहे हैं? तो बेटा क्रिस्टल लैटिस क्या है? द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेटा इन 3D स्पेस, इन 3 डायमेंशन में। अगर बेटा 3 डायमेंशन में किसी पार्टिकल्स को अगर आप अरेंज कर रहे हो तो किस तरीके से उनका अरेंजमेंट है, उसी चीज को बेटा हम क्या बोलेंगे? सिंपली क्रिस्टल लैटिस प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल, प्रेजेंट इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है बच्चों? इसको क्या बोला जाता है? इसका नाम है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। ठीक है बेटा? डेफिनेशन क्लियर हो गई बच्चों? इसके बाद बेटा यूनिट सेल के बारे में। व्हाट इज यूनिट सेल?
अब इसके अंदर बेटा यूनिट सेल क्या चाहिए होगी, ये तो पूरा क्रिस्टल लैटिस दिखा रहा है ना, इस तरह का अरेंजमेंट आपका रहेगा बच्चों। ठीक है प्राची, किसी भी बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है, मैंने रैंडमली ऐसे बना के दिखाया आपको क्यूबिक जैसा। तो इसमें बेटा जो डॉट्स है, ये जो डॉट्स मैंने ड्रॉ करी है बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। आयंस है, कीटायन है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, या फिर इसमें एटम्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है बच्चों। इसके अंदर बेटा एक चीज और है जो आपको पढ़नी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है। जैसे बेटा अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इसके अंदर सबसे छोटे पार्टिकल्स को बेटा हम क्या बोलेंगे प्राची, इसका नाम क्या होता है, जैसे आपको सबसे छोटा डिवीजन देखो 3D स्पेस में दिख रहा है बच्चों, ये मैंने ऐसे करके दिखाया आपको, ये क्या चीज है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या नाम है बेटा इसका, यूनिट सेल। इसकी क्या नाम होता है इसका, इसको बोलते हैं बेटा यूनिट सेल। यानी बेटा किसी क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा स्ट्रक्चर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल रिपीटिंग पोर्शन, एक ऐसा पोर्शन बेटा जो 3 डायमेंशन में जिसको अगर हम रिपीट करें तो बेटा हमें क्या मिल जाए, कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस मिल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। अब देखो ये यूनिट सेल है बेटा, अगर इसको तीनों डायमेंशन में आप बढ़ाओ, ठीक है प्राचीन, जैसे मान लो एक्स एक्सिस पर बेटा बढ़ाओगे इधर की तरफ तो भी क्रिस्टल लैटिस मिल रहा है, अगर ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हो बेटा तो दूसरी डायमेंशन पे बढ़ेगा, है ना, और जेड एक्सिस पे बढ़ाओगे तो तीसरी डायमेंशन, है कि नहीं बेटा। तो एक तरीके से यूनिट सेल क्या है बेटा, यूनिट सेल बेटा स्मॉलेस्ट पार्ट है एक क्रिस्टल लैटिस का, जिसको अगर बेटा तीनों डायमेंशन में बढ़ाया जाए तो वो किस चीज को बेटा फॉर्म कर देगा, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल रिपीटिंग पोर्शन ऑफ ए स्पेस लैटिस व्हिच व्हेन रिपीटेड ओवर, जब बेटा उसको रिपीट करें ओवर एंड अगेन, बार बार उसको अगर रिपीट करते जाओ, बढ़ते बढ़ाते चले जाओ, तो बेटा आपको क्या मिलेगा, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शंस में, एक्स एक्सिस में करोगे, वाई एक्सिस में करोगे, जेड एक्सिस में करोगे, तो तीनों में अगर बेटा इस यूनिट सेल को बढ़ाओगे बेटा तो क्या बन रहा है, पूरा क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन हो रही है। बताओ बच्चों, ठीक है ना। आया बेटा समझ में, आर्यशी रिप्लाई करें, यूनिट सेल की डेफिनेशन समझ में आ रही है। बेटा आवाज क्यों नहीं आ रही, रिप्लाई करिए जरा, रिप्लाई करो बेटा। यूनिट सेल क्या है, द स्मॉलेस्ट, बेटा क्या हुआ जिसको पूछता हूं रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, आर्यश माइक ऑन करो। बेटा रिप्लाई करो, क्या हुआ, दिशा समझ में आ रहा है। सर एक बार और। तो ये आवाज निकलती क्यों नहीं तुम लोगों की, ये आवाज अंदर से क्यों नहीं निकलती है, इतना लेट क्यों करते हो। जब मैंने पूछा कि बेटा क्या है ये समझ में आया, तो आप इतना टाइम, मतलब मैं पूछूं हर चीज, आप बोल भी सकते थे बेटा। जब मैं आपको पूछ रहा हूं कि बेटा समझ में आया, तो आपको क्या बोलना चाहिए, नहीं आया या आया, दो ही केसेस होते हैं। ये असमंजस की स्थिति क्यों रहती है बेटा, ये असमंजस की स्थिति बेटा जो है ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ठीक है बेटा, तो अब देखो इसको समझने के लिए मैं आपको तो 3 डायमेंशन में लेके जाता हूं। देखो मेरी बात समझो, जैसे बेटा कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टल बेटा जो है, ठीक है, कोई भी क्रिस्टल जो है बेटा 3 डायमेंशन में अगर हम देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, इस तरह का, देखो, ठीक है, इसको क्या बोलोगे यश, 3 डायमेंशन में अगर किसी भी स्ट्रक्चर को देखते हैं, किसी भी क्रिस्टल को अगर 3D में बेटा देखोगे तो उसको क्या बोल दोगे, सिंपली जिसमें आपको अरेंजमेंट दिख रहा होगा उसको क्या बोलोगे बेटा, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, सिंपल बोलो, है कि नहीं।
अभी इसमें आप कितने भी डायमेंशन बढ़ा सकते हो, इधर से लेंथ ब्रेथ हाइट बढ़ा दो, लेकिन उसको बोलोगे क्या, नाम क्या होगा उसका? क्या बोलेंगे दिशा बेटा? स्पेस लैटिस बोलेंगे? यस सर। अब स्पेस लैटिस बेटा जो है उसका सबसे छोटा पोर्शन, सुनना ध्यान से, सबसे छोटा पोर्शन बेटा इसका देखो, सबसे छोटा जो इमेजिनेशन हम कर सकते हैं, मान लो ये सबसे छोटा पोर्शन है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको स्क्वायर की फॉर्म में, ये देखो, ये 3D के बेटा आपको समझाने के लिए बताया मैंने, इसको हटा दो। अब ठीक है, ये ठीक है बेटा, ये सबसे छोटा पोर्शन है, मान लो इसको अगर बेटा तीनों डायमेंशन में अगर आप इंक्रीज करते हो, मतलब ये देखो, इसको रिपीट करते हो, इसको रिपीट करोगे तो कितना हो जाएगा, और रिपीट करोगे ये हो जाएगा, 5 में रिपीट करोगे तो ये बन गया, है ना बच्चों? इधर की तरफ रिपीट करोगे तो भी, ऊपर की तरफ करोगे ऊपर वाले एक्सिस पर तो भी आपको क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा, पीछे की तरफ जाओगे तो भी क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। अगर तीनों डायमेंशन में बेटा इसको बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा बच्चों? क्रिस्टल लैटिस मिलेगा, बताइए। यस सर। बस यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, सिंपल कुछ नहीं बेटा, सिंपल, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन या स्मॉलेस्ट पोर्शन, ठीक है, ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, कोई भी क्रिस्टल लैटिस हो बेटा उसका स्मॉलेस्ट पोर्शन जो है, ठीक है, जिसको रिपीट करेंगे अगर हम, व्हिच व्हेन रिपीटेड इन 3 एक्सिस, ठीक है, अगर तीनों डायमेंशन में बेटा इसको रिपीट करें, which when repeated in 3 dimensions, ठीक है, क्या बन जाएगा बेटा? अगर तीनों डायमेंशन में इसको रिपीट करोगे तो क्या प्रोड्यूस कर देगा? प्रोड्यूसेस द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस, ठीक है बच्चों, प्रोड्यूसेस द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। आगे बेटा यूनिट सेल का मतलब सिंपल सा बात है, यूनिट सेल सबसे छोटा पोर्शन हो गया। अब बनाने के लिए तो इसी तरीके से बनाऊंगा 3D में। चलो अब बेटा अगला टॉपिक ये है, अब यूनिट सेल आपको मैंने बताया बेटा, इस यूनिट सेल के अंदर क्या डायमेंशंस होंगे ये हमें पढ़ने हैं बेटा। तो यूनिट सेल के अंदर बेटा कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं, ये क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिससे आप यूनिट सेल के बारे में बता सकते हो, है ना बेटा? क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या क्या पैमाने होंगे इसके, क्या क्या चीजें आप मेजर करोगे। तो यूनिट सेल के अंदर बेटा टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं, 6 पैरामीटर्स होते हैं और उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखो जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं बेटा, इस यूनिट सेल को बेटा मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं, अब आप देखना इसके डायमेंशन क्या क्या है। ये देखो, मान लो इस तरीके का आपका क्रिस्टल लैटिस है, ये बेटा है ना, कुछ इस तरह का क्रिस्टल लैटिस होगा, इस तरीके से, ठीक है बच्चों, थोड़ा नीचे कर देता हूं। अब ठीक है, देखो अब बेटा इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स आपको दिखेंगे, इसके डायमेंशन देखो क्या क्या दिख रहे हैं। तानिया क्या क्या डायमेंशन दिखेंगे बेटा इसके यूनिट सेल के, बताओ सोच के, इमेजिन करके बताओ। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ब्रेड्थ, हाइट, लेंथ, इनको बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ, एज लेंथ बोल सकता हूँ। अगर तीनों एक्सिस में मैं लेंथ ब्रेड्थ हाइट को क्या बोल सकता हूँ, इसका नाम बेटा हमने रखा है एज लेंथ बोलते हैं, क्योंकि एक तरीके से क्यूब की एजेस हैं, तो इनका नाम है बेटा एज लेंथ, ठीक है, एज लेंथ। और इनको बेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। इनके लिए बेटा हम यूज करते हैं ABC, ठीक है। अब ABC का मतलब क्या है, मान लो सपोज x एक्सिस में है तो आप इसको a से रिप्रेजेंट करोगे, ये तीनों डायमेंशन में बेटा अलग-अलग है ना, देखो दिख रहा है बेटा सबको, तीनों डायमेंशन के अंदर अलग-अलग वैल्यू है, ये इस तरीके से। तो मान लो यहाँ पर इस तरीके से यूज किया, आप चाहे तो किसी भी डायमेंशन में कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। इसको A बोल दिया, इसको बेटा B बोल दिया यहाँ पर, और ये वाली C हो गई। देखो बेटा आ रहा है समझ में? अगर तीनों डायमेंशन में अगर लेंथ को हम डिफाइन करना चाहें बेटा तो कैसे करेंगे, एज लेंथ से A, B और C, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस में जो भी डायमेंशन है बेटा, जो भी लेंथ है उसको ABC से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बेटा। एक तो ये डायमेंशन दिखाई दे रही है बच्चों, और भी कोई चीज है या बस यही है?
इसके अलावा बेटा और क्या चीज हो सकती है अगर डायमेंशंस को ध्यान दें तो बताओ। एक तो हो गए ये एज लेंथ जिसको बोलते हैं, इसके अलावा बेटा एंगल्स भी हो सकते हैं। 3 टाइप के एंगल्स हो सकते हैं बच्चों। अगर तीनों एक्सिस पर देखोगे, ये देखो दिख रहा है बेटा आपको, तीनों एक्सिस के बीच में अगर आप देखोगे, दो एक्सिस के बीच में बेटा आपको अलग अलग एंगल्स नजर आएंगे, 3 एंगल्स, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, बेटा इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको बोलते हैं एज एंगल्स या एंगल्स बिटवीन द एजेस, ठीक है। एज एंगल्स भी बोल सकते हैं इनको। इनका नाम है एंगल्स अल्फा बीटा गामा, एंगल्स बिटवीन पेयर ऑफ पेयर्स ऑफ एजेस। तो बेटा जैसे मान लो एजेस है तो अलग अलग एक्सिस पे देखो, अगर अब जैसे मान लो ये वाली एज है बेटा और ये वाली एज है ना, इनके बीच में ये एंगल है। इसी तरीके से इस वाली एज और बेटा इस वाली एज के बीच में ये वाला एंगल है, और इसी तरीके से बेटा इस वाली एक्सिस और इस वाली एक्सिस के बीच में ये एंगल है ना। इनको बेटा हमने क्या नाम दिया है, अल्फा बीटा गामा। और किस तरीके से देंगे ये आप ध्यान रखना, ए और बी के बेटा बीच में जो एंगल है, सॉरी बी और सी के बीच में जो है, बी और सी के बीच में उसको बोलेंगे यहाँ पर, ये रही बी, ये और ये तो सेम ही है बेटा, बी और सी के बीच में ये वाला एंगल जो है वो है अल्फा, इसको अल्फा नाम देंगे। इसी तरीके से बेटा ए और सी के बीच में जो एंगल है उसको बोलेंगे बीटा। ए और सी कौन सा हो गया, ये वाला एंगल, ये बीटा हो गया। और इस तरह बच्चों ऐसी कोई बात नहीं, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने सर ये वाला क्यों बताया, ये हमने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, मतलब कन्वेंशन का मतलब जैसे मान लो एक चीज चलती चली आ रही है ना, एक तरीके से एजम्पशन बेटा चल रही है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि मान लो इस वाली एक्सिस पर जो है y एक्सिस z एक्सिस पर a मानेंगे, ठीक है, y एक्सिस पर v मानेंगे, और इस तरीके से तीसरी पर c मानेंगे। बस मेन चीज आपको समझनी है कि इसमें पैरामीटर्स की वैल्यू क्या क्या है। तो बेटा 3 तो एज लेंथ हो गई, और 3 बेटा एंगल हो गए उनके बीच में, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है बच्चों। वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू देख लो किस किस के बीच में एंगल्स है, ये ध्यान रखना है आपको कि अगर बेटा ए और बी के बीच में जो एंगल रहेगा वो हमेशा कौन सा रहेगा, सॉरी बी और सी के बीच में एंगल बिटवीन बी एंड सी, अगर बी और सी की बात करोगे तो उसमें अल्फा रहेगा, अगर सी और ए की बात करोगे बेटा तो उसके बीच में क्या रहेगा, गामा, सॉरी बीटा, बीटा कर दो इसको, अल्फा बीटा और फिर गामा, ठीक है। और गामा बीटा एंगल कौन सा हो जाएगा, ए और बी के बीच में, ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड, ठीक है बेटा। अब इस चैप्टर के अंदर बेटा एक बच्चों एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, आप लोगों के पास अगर एनसीईआरटी बुक्स हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बेटा थोड़ा 3D का कंसेप्ट है, तो उसको समझाने के लिए बेटा थोड़ा विजुअलाइजेशन जरूरी है। तो अभी जैसे जैसे चीजें आएंगी वैसे मैं आपको बताऊंगा, कुछ स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको, ठीक है, टीम्स ऐप के ऊपर, तो आप देखना कि कैसे कैसे डायमेंशंस आपको नजर आते हैं। इतना बेटा समझ में आया। 2 तरह के पैरामीटर्स होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर बेटा, एक तो एज लेंथ हो गई ए बी सी, ए बी और सी, और बेटा दूसरी चीज क्या हो गई, एंगल्स बिटवीन दीज एजेस, ठीक है बच्चों, कितना समझ में आ रहा है। यूनिट सेल को बेटा कैसे पहचानेंगे हम, इन 6 डायमेंशंस की हेल्प से समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे समझ में या नहीं ये तो बोल दो। यस सर, आ गया। चलो अगला देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है इसमें, इसके बाद चलो इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या लिखी है, अगला बेटा है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यूनिट सेल के अंदर बेटा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाया आपको, तो इसके अंदर बेटा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो वो देखते हैं बेटा।
सबसे पहले तो बेटा ये जो लैटिस है या जो ये यूनिट सेल बेटा मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, यहाँ पर बेटा इसके कॉर्नर्स पर क्या रहेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस इसके पढ़ रहे हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। स्पेस लैटिस की बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स देखो क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया बेटा ये क्रिस्टल लैटिस बेटा क्या दिखा रहा है आपको, किसी भी मेटल के अंदर बेटा या किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर बेटा किस तरीके से पार्टिकल्स अरेंज है ना बेटा, किस तरीके से पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज है, उसी का एक तरीके से ये आपको बताएगा रिप्रेजेंट करके। एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है बेटा ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, है ना। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका बेटा एक रिप्रेजेंटेशन है ये 3D स्पेस में किस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। हर एक पॉइंट बेटा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट करा है बच्चों, इसको आप क्या बोलेंगे, जो डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया बेटा ये सब क्या है, इसको बोलते हैं इट इज नोन एज लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, जो आपको यहाँ पर डॉट्स नजर आ रहे हैं बेटा, हर एक डॉट डॉट जो रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वजह से एक पार्टिकल को एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको हम बोलते हैं बेटा लैटिस पॉइंट। ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस, ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा इसको, लैटिस पॉइंट। ठीक है बच्चों, या तो लैटिस पॉइंट बोलेंगे या फिर लैटिस साइड भी बोला जाता है, ठीक है बेटा। लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड समझ में आ गया आपको, किसको बोलेंगे, जो आपने ये मैंने जो ड्रॉ किया है क्रिस्टल लैटिस, इसके अंदर बेटा जितने भी आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जहां पर आपको ये एटम्स हैं एक तरीके से, इन पॉइंट्स को बेटा क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं, लैटिस साइड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है कि नहीं बताओ, आ गया ना समझ में लैटिस पॉइंट का मतलब, रत्नेश आया बेटा समझ में। ये पूरा क्रिस्टल लैटिस है, इस पूरे क्रिस्टल लैटिस के अंदर बेटा सबसे छोटा स्ट्रक्चर, सबसे छोटा पोर्शन जो रिपीट हो रहा है उसका नाम हो गया यूनिट सेल। यूनिट सेल के बेटा फिर डायमेंशंस मैंने आपको बताए, लेंथ ब्रेथ और हाइट की डायमेंशन में अगर देखोगे तो एबीसी से रिप्रेजेंट करते हैं पैरामीटर्स में, और बेटा उन एजेस के बीच में जो एंगल है बेटा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बीटा और गामा से, ठीक है। अब इसके बाद बेटा लैटिस पॉइंट क्या, बताओ प्रतिवेश से आया समझ बेटा लैटिस पॉइंट क्या है, ये जो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनका नाम क्या है, सिंपली लैटिस पॉइंट होता है, ठीक है, लैटिस साइड। और हर एक ये जो पॉइंट है ये मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ये क्या बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लैटिस पॉइंट है बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईच पॉइंट या लैटिस पॉइंट भी बोल सकते हो उसको, ईच पॉइंट और लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है बच्चों, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेटा कौन कौन से होंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये होंगे बेटा, ठीक है बच्चों। आगे बेटा समझ में तानिया इतना, दो पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं। पहला तो बेटा ये है कि हर एक पॉइंट का नाम जो होता है वो लैटिस पॉइंट होता है या लैटिस साइड इसको बोला जाता है। उसके बाद बेटा ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है तानिया, आया बेटा समझ में, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा अगला, इनके
इनके नाम भी बता दिया आपको, लेटिस पॉइंट हो गए, लेटिस साइड्स हो गए, और ये पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद बेटा देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट रिप्रेजेंट ए क्रिस्टल लेटिस। ऑब्वियसली बेटा अगर आपको कहीं पर लेटिस पॉइंट दे रखे हैं, है ना, अगर आपको लेटिस पॉइंट दे रखे हैं 3D स्पेस में बेटा, अभी मैंने जैसे मान लो इतना रिप्रेजेंट किया, तो ताने जरूरी थोड़ी कि इतना हो, ये तो बेटा ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना, समझ रहे हो आप। क्रिस्टल लेटिस तो बेटा कितना भी बड़ा हो सकता है कि नहीं, सिर्फ एक यूनिट सेल से छोटा डिवीजन होगा। अब क्रिस्टल लेटिस का साइज तो बेटा कितना भी बड़ा कर सकते हो, तीनों डायमेंशन में रिपीट करते चले जाओ, बड़ा होता चला जाएगा, है ना। तो ये बेटा क्रिस्टल लेटिस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली इट रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं द 3 डायमेंशन अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट of constituent particles। ठीक है, the 3 dimensional arrangement of constituent particles ठीक है, या क्रिस्टल लेटिस, लेटिस साइड्स भी इसको बोल सकते हैं, लेटिस पॉइंट्स। अगर बेटा इसका 3D जो अरेंजमेंट है उसी को क्या बोलेंगे हम, the 3 dimensional arrangement of constituent particles or lattice points। ठीक है, इस, ठीक है, यही क्या है, क्रिस्टल लेटिस होगा, है ना, रिप्रेजेंट से क्रिस्टल लेटिस, रिप्रेजेंट से क्रिस्टल लेटिस। ठीक है बच्चों, वही चीज है, घूम फिर के वही बात आ रही है कि पूरा जो लेटिस है इसमें क्या चीज है, इसमें डॉट्स हैं, ये डॉट्स हैं या पॉइंट्स हैं, और यही पॉइंट बेटा क्या होते हैं, लेटिस पॉइंट्स होते हैं। लेटिस पॉइंट्स अगर आपको दे रखे हैं तो आप बेटा क्या ड्रॉ कर सकते हो, आप बता सकते हो बेटा कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, लेटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ लेटिसेस। अब बेटा यहां पर आप देखो कि हमने क्या किया हुआ है, इन लेटिस पॉइंट्स को बेटा आपस में किससे जोड़ रखा है, मैंने देखो स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से जोड़ रखा है ना। जब मैं बेटा स्ट्रेट लाइन से इनको जोड़ रहा हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, पता चल रहा है कि किस तरह की ज्योमेट्री है बेटा इस क्रिस्टल की। ठीक है बच्चों, इस क्रिस्टल का कोई भी क्रिस्टल मान लो, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कोई भी किसी भी टाइप का हो सकता है बेटा, तो उसके अंदर जो क्रिस्टल है उसकी ज्योमेट्री बेटा कैसी है, ज्योमेट्री का मतलब वो क्यूबिक है, रोम्बोहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, 3D में कैसा दिखता है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं बेटा, जब हम इन लेटिस साइड को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे, है कि नहीं श्रेयांश, ठीक है ना। जब बेटा इन लेटिस पॉइंट्स को आपस में जोड़ोगे आप स्ट्रेट लाइन से, तभी तो आपको पता चलेगा कि ज्योमेट्री कैसी है। अभी ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सबने ऐसे क्यूबिक हो, बोलो बच्चों, ठीक है दिशा, यस सर, है ना। तो यही चीज देखेंगे बेटा, अगला पॉइंट यही है कि यहाँ पर अगर हम लेटिस पॉइंट्स को जोड़ते हैं स्ट्रेट लाइन से, लेटिस पॉइंट्स और लेटिस साइड्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइंस। ठीक है बेटा, कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइंस, तो स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ, ठीक है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा बेटा, ज्योमेट्री पता चल जाएगी, टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ लैटिस। किस तरह की ज्योमेट्री है लैटिस की। ठीक है बच्चों, ये आपके बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये चारों पॉइंट्स। सबको आए बेटा समझ में, नंदनी आए बेटा समझ में, नंदनी आ गया बेटा समझ में या नहीं, यस या नो बोल दो बस। क्या हुआ नंदनी, क्या हुआ बेटा, सो रहे हो कि जग रहे हो बेटा, क्या हुआ, रिप्लाई करने में क्या दिक्कत होती तुम लोग को, नेट नहीं चल रहा। नंदिनी बेटा रिप्लाई करिए किसी तरीके से, तो रिप्रेजेंट करिए कि आप क्लास में प्रेजेंट है।
अच्छा हैंड रेज किया है गुड, चलो ठीक है। आगे बेटा समझ में, जूही आ गया बेटा समझ में। नेक्स्ट पढ़े आगे, कैसे होते हैं ये क्रिस्टल लैटिस, कैसे होते हैं अब हम ये पढ़ेंगे। बोलो बच्चों, तुम लोगों का आंसर क्यों नहीं आता? सिर्फ बायो की क्लास में इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे। केमिस्ट्री में किसी भी बेटा सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट लोगे तभी आपको उसमें नॉलेज होगी। अब इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, ये चीज सोचनी पड़ेगी, किस तरीके से तुम्हारा इंटरेस्ट जनरेट हो। अगर बेटा मेरे पास टाइम होता बच्चों तो मैं जरूर तुम्हें ये बताता कि तुम्हारा केमिस्ट्री में कैसे इंटरेस्ट जनरेट हो, और बताता भी रहता हूँ, लेकिन क्योंकि बेटा आप लोगों का सिलेबस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है तो इसलिए मेरे को उसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग कर नहीं पाता मैं। ठीक है बेटा, यही कह सकता हूँ कि थोड़ा इंटरेस्ट लो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है दर्शन बेटा, समझ में आ रहा है? रिप्लाई करो। यस सर। ठीक है, अगला बेटा देखते हैं हम। अब यूनिट सेल के बेटा टाइप देखते हैं, यूनिट सेल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो देखो यूनिट सेल तो आपने पढ़ लिया बेटा। यूनिट सेल क्या होता है? सबसे छोटा स्ट्रक्चर है किसी क्रिस्टल लैटिस के बेटा, सबसे छोटा पोर्शन यूनिट सेल कहलाते हैं। यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, इसके बेटा टाइप पढ़ने हैं आपको। तो इसमें दो ब्रॉड कैटेगरी है बेटा। सबसे पहले है इसमें, एक को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, और दूसरे होते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल या नॉन प्रिमिटिव भी बोला जाता है इनको। ठीक है बच्चों, नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, अब प्रिमिटिव वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? श्रेयांश, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ जरा, किसी को पता है? सब चीज बेटा वर्ड्स के ऊपर ही है, जो वर्ड लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इसका काम है। बताओ बच्चों, तुम लोग बायो भी पढ़ते हो बच्चों, तो बताओ जरा मुझे कि आदि मानव को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते थे? बायो वाले स्टूडेंट्स बताओ उसको क्या बोलेंगे? होमो सैपियंस का बेटा अगर सबसे पुराना वर्जन, सबसे स्टार्टिंग वाला वर्जन देखोगे तो उसको क्या बोलेंगे? दिशा बताओ बेटा, क्या बोलोगे? क्या सर हुआ? जो बहुत पुराना है, प्राचीन, उसे हाँ, प्रिमिटिव कहेंगे। बोलते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आपको मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आदि मानव को क्या बोलते थे? वही तो पूछा मैंने, प्रिमिटिव मैन बोलते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा प्रिमिटिव का यहाँ पर मतलब क्या है? बहुत ही बेसिक। ठीक है बच्चों, पुराना मतलब कि बेसिक। ठीक है, तो अगर बेटा बिल्कुल सिंपल अगर स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे यूनिट सेल का बेटा, जो अभी मैंने बोर्ड पर ड्रॉ किया, उसको बोला जाता है सिंपल यूनिट सेल, और एक होता है बेटा नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, या सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो एक बार इनकी डेफिनेशन हो जाएगी करके। प्रिमिटिव का मतलब आपको समझाता हूँ क्या है, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल का मतलब क्या है। इस तरह का बेटा यूनिट सेल कैसा होगा, जिस यूनिट सेल के अंदर बेटा सिर्फ क्या होंगे, कॉर्नर्स पर एटम लगे होंगे। ये देखो, जैसे मान लो ये बेटा एक यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल है। इसमें क्या चीज दिखेगी बेटा आपको? कॉर्नर्स पर एटम दिखेंगे बस, सबसे बेसिक है कि नहीं? आपको दिखाया था ना अभी पूरा क्रिस्टल लैटिस के अंदर डॉट्स रिप्रेजेंट करके। तो वैसे बेटा इसके भी क्या होंगे, जितने भी इसके कॉर्नर्स होंगे, जितने भी एजेस होंगे बेटा, सब पर क्या होंगे? बोलो, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ये क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल है बेटा, जिसके कॉर्नर्स पर बेटा एटम है बस। ठीक है बच्चों, प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा यूनिट सेल जिसके अंदर पार्टिकल्स बेटा कहां पर हो? सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हो। ठीक है दीपेश, आगे समझ में बहुत ही सिंपल चीज है, कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। ठीक है,
A unit cell, type of unit cell in which particles are present on corners बेटा, कहां पर प्रेजेंट हो बेटा पार्टिकल्स? सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट। ठीक है बच्चों? अरे बोलो, बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करने वाला यूनिट सेल। ठीक है रांची, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? Particles are present only on the only on the corners of unit cell। इसको बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, ये तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर हो गया जो अभी मैंने ड्रॉ करके दिखाया। ठीक है बच्चों, फर्स्ट प्रिमिटिव है और सेकंड है बेटा नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव कौन सा हो जाएगा बच्चों? जो सिंपल ना हो, है ना बेटा? जो सिंपल ना हो, सिंपल ना हो तो फिर कैसा हो? बोलो, सिंपल का अपोजिट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। मुझे यही लग रहा था आप लोग यही बोलोगे। चलो अच्छी बात है। कॉम्प्लेक्स का बेटा मतलब बेसिकली क्या है? उसमें बेटा पार्टिकल्स क्या होंगे? कॉर्नर्स पर नहीं लगे होंगे, है ना? बल्कि उसके अलावा बेटा और भी कोई पोजीशन हो सकती है जहां पर एटम्स हैं। जैसे इसलिए उनका नाम सेंटर्ड भी है बेटा। इसको बोला जाता है सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं। इसका मतलब आप समझना, सेंटर्ड का मतलब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बेटा इसमें खाली जो पार्टिकल्स है, इसके अंदर तो खाली पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पर लगे हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया। लेकिन बेटा ये कैसे होंगे? स्पेशल होंगे, स्पेशल वैरायटी कि इसमें बेटा क्या होगा? कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा बेटा और भी पोजीशंस हो सकती है जहां पर आपको ये एटम्स या जहां पर ये आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेटा नजर आए। ठीक है, इनको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। तो इनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि दोज यूनिट सेल दैट हैव पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स एज वेल एज अदर पोजीशंस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। अ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल बेटा व्हिच हैव पार्टिकल्स, ठीक है, जिसके अंदर पार्टिकल्स बेटा कॉर्नर्स पे भी हो और अदर पोजीशंस पे भी बेटा प्रेजेंट हो। ठीक है, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। ठीक है, कॉर्नर्स के बेटा साथ साथ कहां पर हो? अदर पोजीशंस पर। ठीक है बेटा, समझ में आई ये बात? अब ये अदर पोजीशंस कौन सी होंगी? अदर पोजीशंस कौन सी होंगी वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। इसका क्लासिफिकेशन जब करेंगे बेटा, बोलो बेटा, सिंपल डिफरेंस तो क्लियर हो गया ना दोनों के बीच में? एक प्रिमिटिव है, एक नॉन प्रिमिटिव है या सेंटर्ड है। अब बेटा सेंटर्ड कितने टाइप के हो सकते हैं बच्चों? 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी होती है इनकी। इनके नाम क्या क्या है देखना। फर्स्ट को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। ठीक है बेटा, पहले को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरे को बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। पढ़ा है ना बेटा? थोड़ा बहुत आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा आई थिंक, है ना? बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एक होता है बेटा एंड सेंटर्ड। ठीक है बच्चों, इनके नाम समझ में आ रहे हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, बोलो जरा। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं 3D में कैसे दिखेंगे बच्चों। 3D में कैसे दिखेंगे बेटा? बॉडी सेंटर्ड का मतलब बेटा क्या है? जहां पर पार्टिकल बेटा कहां पर होंगे तानिया? कॉर्नर्स पर तो बेटा होंगे ही, इसके साथ साथ बेटा बॉडी के ठीक मतलब इसके बिल्कुल, अगर आप यूनिट सेल की बात करोगे तो बिल्कुल बीच में बेटा एक बॉडी के सेंटर में आपको मिलेगा। बॉडी सेंटर का मतलब क्या है? जो आपका यूनिट सेल है बेटा उसकी बॉडी के ठीक सेंटर में एक पार्टिकल लगा हो। जैसे इस तरह का अरेंजमेंट देखना, शायद आप लोगों को समझ में आए। 3D में ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल तो है। ये देखो बेटा, कॉर्नर्स पर हो गए इस तरीके से, है ना बच्चों? और इसके अलावा क्या हो बेटा? बीच में सेंटर, ठीक सेंटर में। अगर 3D में देखेंगे बेटा ठीक सेंटर में आपको दिखाई देगा, उसको क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बच्चों बोलो, समझ में आ रहा है?
बेटा सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब समझ में आ रहा है? बॉडी सेंटर्ड का मतलब आपको मैं इमेजेस भी भेजता हूँ, एक बार निकाल लेता हूँ। सेंटर्ड यूनिट सेल के इमेजेस भी भेजता हूँ। समझ में आ रहा है बेटा मैं जो बता रहा हूँ आपको? किस तरीके से आपको बॉडी के ठीक सेंटर में बेटा दिखाई देगा। ये लो, तो इसकी इमेज को भी कर लिया मैंने सेव। एक बेटा बॉडी सेंटर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, और फेस सेंटर्ड भी होंगे यहाँ पर। फेस सेंटर्ड में बेटा क्या होगा? फेस सेंटर्ड में बेटा क्या होगा? जैसे बॉडी के सेंटर पे अगर हम देख रहे हैं, अब कितने किसी क्यूब के अंदर बताओ मुझे कितने फेसेस होते हैं बच्चों? किसी क्यूब के अंदर बेटा कितने फेसेस हो सकते हैं बच्चों, बताइए जरा। 6 faces. 6 फेसेस होते हैं, और हर एक फेस के अगर सेंटर पर बेटा आप एटम रख दोगे तो उसको क्या बोलोगे? उसका क्या नाम पड़ जाएगा? बोलो। बोलिए बेटा, क्या नाम हो जाएगा? आपको बेटा अभी सेंड कर रहा हूं मैं। तो फेस सेंटर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? हर एक फेस के अगर सेंटर पर अगर आप देखो और वहां पर अगर बेटा आपको नजर आता है कि फेस के हर एक सेंटर के अगर बीच में अगर हम बात करें तो उसमें अगर हर एक फेस के सेंटर के बीच में बेटा अगर आप रख दोगे एक और एक अगर हर एक फेस के बीच में रखा तो बेटा कितने हो जाएंगे? अगर ड्रॉ करके देखिए बेटा तो कैसे ड्रॉ करूंगा देखना, 3D में कैसे दिखेगा बेटा? अभी आपको मैं इमेजेस भी भेज रहा हूँ, ठीक है? ये देखो बेटा बोर्ड पर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हर एक फेस के सेंटर पे बेटा मान लो ये वाला फेस, तो यहाँ पर ये वाला फेस बेटा तो इसके सेंटर पर यहाँ पर ये वाला इस तरीके से, ठीक है बेटा? और बाकी भी होंगे बहुत सारे, 6 फेस होंगे टोटल, है ना बेटा? ये देखो मैंने ड्रॉ करने की कोशिश करी है, अभी आपको भेज दूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बेटा? इस तरीके से आपको 6 सेंटर्स जो होंगे, 6 जो पार्टिकल्स हैं वो और नजर आएंगे, तो उसको बोलते हैं बेटा, इसको नाम हमने दिया है, क्या बोलेंगे बेटा इसको? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है? अभी मैंने अभी डाउनलोड कर लिया, अब आपको भेजता हूँ अभी। कहाँ गए? क्लास मटेरियल्स में देखना एक बार, आपको अपलोड करे मैंने क्लास मटेरियल्स के अंदर बेटा, अपलोड करें मैंने, देखो आपको इमेजेस आ जाएंगे। पहुंच गए बेटा, देखो बस देखो बेटा 3 टाइप के दिख रहे हैं, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं इसको, एन सेंटर होता है बेटा, और एक फेस सेंटर होता है। मिले बेटा आपको? इमेज खोल के देखिए, तो बॉडी के ठीक सेंटर में आपको एक अगर यूनिट सेल दिखाई दे रहा है बेटा, अगर कोई एटम या कोई पार्टिकल अगर बेटा ठीक बॉडी के सेंटर में है, जैसे कि ये है, तो उसको बेटा बोलते हैं हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या बीसीसी भी बोल सकते हैं। ये बॉडी सेंटर्ड है, ये वाला बेटा फेस सेंटर्ड है, ठीक है? और एक और होता है बेटा जिसको एंड सेंटर बोलते हैं। अब एंड का मतलब बेटा क्या है? एंड का मतलब होता है a unit cell in which points are present at all the corners and at the center of two opposite faces। अगर बेटा दो अपोजिट फेसेस हैं, उनके अगर सेंटर पर अगर आप ड्रॉ करोगे तो कैसा दिखेगा? देखो बच्चों, अगर कोई मान लो फेस है जो अपोजिट है, तो कौन कौन से देखो कॉर्नर पर 3 हो गए, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और अपोजिट बेटा फेसेस बेटा कौन कौन से हो गए? जैसे मान लो एक ऊपर वाला, ये वाला,
ये वाला बेटा फेस और एक नीचे वाला ले लो, ये देखो, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है बच्चों, ये क्या कराएगा, एंड सेंटर्ड। मिल गया बच्चों, पहुंचा नहीं पहुंचा? बेटा रिप्लाई तो करो। इमेजेस भी अपलोड नहीं हुई क्या, बताओ जरा। आ गया होगा आई थिंक सबके पास। दिशा मिल गया बेटा, बोर्ड पर भी ड्रॉ कर दिया मैंने आपको, और 3D में भी देख सकते हो, इस तरीके से दिखता है। ठीक है बच्चों, बोलो यश बेटा मिल गया कि नहीं? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। मिल गया सर। हाँ, तो रिप्लाई क्यों नहीं करते आप लोग? चलो, तो इसमें समझ में आ रहा है बेटा, पिक्चर में और अच्छे से 3D में आपको समझ में आ रहा होगा। आई थिंक जितना बोर्ड पर मैंने ड्रॉ किया बेटा, उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया, एंड सेंटर्ड हो गया बेटा। ठीक है, सिंपल। बोलो आगे बेटा समझ में। इस तरह के सेंटर्ड होते हैं, या तो प्रिमिटिव रहते हैं, या तो बेटा सिंपल टाइप के रहेंगे, या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल होंगे, या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होंगे। उसमें 3 कैटेगरी है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ठीक है, अब अगला देखते हैं बेटा। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं बेटा, सेंटर्ड हमने पढ़ ली, सिंपल यूनिट सेल पढ़ लिए। इसी तरीके से अगर बेटा अगर हम देखें किस तरह के आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे, मतलब उनका क्या शेप होगा। अगर आप ज्योमेट्री की बात करो बेटा, तो कौन कौन से टाइप के आपको क्रिस्टल लेटेस मिल सकते हैं, एक बार उनको पढ़ लेते हैं। इनको बोला जाता है बेटा 7 टाइप के प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं। समझ रहे हो? अगर आप प्रिमिटिव यूनिट सेल की बेटा बात करोगे तो उसके अंदर कितने टाइप के रहेंगे? कितने टाइप के बेटा? 7 टाइप के प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। श्रेयांश क्या हुआ बेटा? श्रेयांश आ गया। प्रियंका क्या हुआ बेटा, क्लास से क्यों गए थे आप? प्रियंका रिप्लाई करिए जल्दी, जल्दी से मेरे पास रिप्लाई आना चाहिए बेटा। तुम लोगों के घर पे जाना पड़ेगा मेरे को, पढ़ते नहीं बिल्कुल भी बच्चों। प्रियंका बेटा रिप्लाई करें। क्लास में से कैसे बाहर हो गए आप? सर। क्लास से कैसे एग्जिट हो गए विदाउट परमिशन? क्या रीजन है? ये भी ऑटोमेटिक तो नहीं हो रहा कहीं पे? बेटा क्लास से आप बाहर कैसे हुए? आप मुझे रीजन बताइए जल्दी जल्दी बेटा, रीजन बताओ, नहीं तो पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। बेटा मेरी बात सुनाई दे रही है नहीं आपको? जल्दी बताइए, क्लास से आप लोग बाहर कैसे हो रहे हैं? क्या लगता है तुम्हें पता नहीं है? बेटा रीजन दो, नहीं तो फिर पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। जल्दी बताइए बेटा, डोंट टेक सो मच टाइम। श्रेयांश अभी भी क्लास से एग्जिट है। एक बच्चा और था ऐसी बेटा, मैंने प्रथमेश को पकड़ा था। ये काफी सारे बच्चे बेटा ऐसे हैं जो पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? तुम्हें केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, या टीचर अच्छा नहीं लग रहा, या सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं लग रहा? बताओ बेटा। मैंने उस दिन भी बोला था कि केमिस्ट्री से नफरत मत करो। अगर आपको टीचर पसंद नहीं है तो ठीक है, वो एक इशू हो सकता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट से नफरत करोगे बेटा तो बहुत बड़ी नफरत तुम्हें तब हो जाएगी जब आप अगली साल एग्जाम दोगे। उसके बाद बेटा तुम्हारी नफरत खत्म नहीं होगी कभी, क्योंकि हमेशा कोसते रहोगे कि मैंने पढ़ लिया होता, मैं पढ़ लिया होता। किसी ना किसी को तो कोसोगे ही, सब्जेक्ट को ही कोसोगे। सब्जेक्ट में कोई कमी नहीं है बेटा, तुम लोगों के एटीट्यूड में बेटा कमी है बहुत ज्यादा। तो बेटा बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। कितने टाइप के होंगे बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल्स? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स? 7 बेसिक है बेटा। अगर बेसिक देखोगे तो आपके 7 टाइप के बेटा ये एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? प्रियंका बेटा अभी तक रिप्लाई नहीं आया आप लोगों का। बेटा मैंने लिस्ट बना रखी है, कम से कम 10 बच्चों की लिस्ट है मेरे पास जो क्लास में रेगुलर नहीं हो पाते हैं।
क्लास चलते चलते बीच में से चले जाते हो, अभी तो बहुत सारे बीच में भी आ जाते हैं, लेकिन अब मैं सबका ध्यान रख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, क्यों रीजन है ऐसा, क्या कारण है आप लोगों को इतना बिजी होने की वजह से। प्रियंका बेटा रिप्लाई कर दो बेटा जल्दी से, कैमरा ऑन करो प्रियंका, जल्दी बेटा रिप्लाई करिए, कैमरा ऑन करो जल्दी। अभी सर के पास बेटा कंप्लेंट हो रही है, जल्दी से आप बता दो फटाफट, कैमरा ऑन करो पहले तो और रिप्लाई करो जल्दी। मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं बेटा, टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी बताओ, वैसे ही बहुत लॉस हो रहा है बाकी बच्चों का। जल्दी बताओ बेटा, डू इट फास्ट, ऐसे नहीं चलेगा क्लास के अंदर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इतना टाइम में वेस्ट नहीं कर सकता किसी एक बच्चे के लिए। श्रेयांश ये भी क्लास से बाहर है, इन दोनों की तो कंप्लेंट हो गई बेटा। बाकी बच्चे बताओ बेटा, और कोई भी ऐसा बच्चा जिसको क्लास में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बताइए बेटा क्या हुआ, पढ़ने में बिल्कुल तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आता, या केमिस्ट्री में नहीं आता, या कुछ भी नहीं पढ़ना। आप लोग बेटा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों का ये हाल है, बहुत दुख की बात है। तो बेटा देखो 7 टाइप कौन कौन से होते हैं बेटा, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, 7 टाइप के मैं आपको दिखा रहा था, इतना टाइम वेस्ट कर दिया बच्चों तुमने। ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ठीक है, और 6 हो गया रोमोहेड्रल या ट्राइगोनल बोलते हैं इसको। तो बेटा ये सारी चीजें क्या है, मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई बच्चों, है ना। अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा किस तरह का इनका स्ट्रक्चर है, तो बेटा 3D में आपको देखने में ज्यादा समझ में आएगा किस तरीके से बेटा ये लैटिस जो है, प्रिमिटिव का मतलब क्या है, मैंने बताया सिर्फ बॉडी के, सॉरी सिर्फ कॉर्नर्स पे बेटा एटम्स लगे हुए हैं यहाँ पर, तो 7 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट आपका रह गया ट्राइंगल। अब बेटा ये होते कैसे हैं, ये चीज देखना, इनके बारे में पढ़ लो, स्ट्रक्चर बताता हूं आपको। सबसे पहले बेटा क्यूबिक से शुरू करेंगे। क्यूबिक का मतलब बेटा क्या होता है बच्चों, क्यूब कैसा होता है, तीनों साइड में अगर देखोगे बेटा तो इसकी एज लेंथ क्या होगी बच्चों, इक्वल रहती है, इक्वल रहती है ना बेटा, बस सिंपल। तो ए बी और सी की वैल्यू बेटा बराबर हो गई तीनों, और एंगल्स बेटा क्या होंगे, अगर आप इनमें एंगल बेटा मेजर करोगे तीनों डायमेंशन में, तो आपको एंगल्स क्या दिखेंगे बेटा, ये तीनों 90 डिग्री के होंगे, ये वाला भी बेटा, ये वाला भी, है कि नहीं। बोलो बच्चों, अल्फा बीटा और गामा तीनों बेटा 90 डिग्री के होंगे और साइड्स की लेंथ भी बराबर होगी, है ना बेटा, ठीक है। बोलो जरा, यस सर। चलो दूसरा है बेटा टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल के अंदर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बेटा क्यूबिक के जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है यहां पर बेटा, आपने फिर क्लास ज्वाइन कर ली प्रियंका विदाउट परमिशन, मैंने आपको रिमूव किया था, आप फिर दोबारा आ गए ना, तो आप रिप्लाई कर रहे हैं। अभी बेटा आपके पेरेंट्स को कॉल करता हूं मैं अभी, या तो आप रीजन बता दो बेटा, आप मुझे क्लियर बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ मैंने रीजन पूछा है, कुछ और तो कह ही नहीं रहा मैं। बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम, क्या तुम्हारी समस्या क्या है, पढ़ना ही नहीं है क्या, पढ़ना जरूरी नहीं है, या फिर तुम लोग सोचते हो कि फिजिक्स की क्लास ले लेते हैं बस हो गया काम, खाली फिजिक्स की क्लास ले लेते हैं हो जाएगा। अरे फिजिक्स की क्लास लेने से, या अब जैसे मैंने आपको कभी क्लास बच्चों से आपसे बेटा मुलाकात नहीं हुई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको जानता नहीं हूं मैं, जिस तरह की बेटा आपकी आदतें हैं ना उससे पता चल जाता है कौन बच्चा सिंसियर है और कौन पढ़ने में और कौन किसको पढ़ना ही नहीं।
प्रियंका बेटा रिप्लाई कर दो, मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, मजाक मत करो यहाँ पर, ये मजाक नहीं चल रहा। सॉरी सर। इतनी देर तुमने लगा दी, पूरा 1 घंटा लगा दिया बेटा सॉरी बोलने के लिए, क्यों? आपको पता है कितना नुकसान हुआ अभी, कितना नुकसान हुआ बच्चों, पता है आपको? ये जितने बच्चे क्लास के अंदर है 23 मल्टीप्लाई बाय 5 मिनट्स, अगर आपने 5 मिनट टाइम वेस्ट किया, 10 मिनट पूरे लग गए आपको समझाने में। उसके बाद मेरी एनर्जी वेस्ट हुई वो अलग, चलो मेरी एनर्जी को छोड़ो, 23 को मल्टीप्लाई करो 10 से, 230 मिनट्स ये वेस्टेज किया है आपने अननेसेसरी। अरे आपने ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हो गया, तुरंत सॉरी बोलना था बेटा, अपनी गलती माननी थी और आगे बढ़ना था, अगले टाइम नेक्स्ट टाइम में वो गलती नहीं करनी थी। लेकिन अभी आपने कितना टाइम वेस्ट किया, लुक एट दिस बेटा, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यू हैव वेस्टेड 230 मिनट्स ऑफ द क्लास टाइम। समझ रहे हो इस बात को? और सबसे बड़ी बात बेटा क्या है कि आप अकेले नहीं हो इसमें, ठीक है प्रियंका, यू आर नॉट अलोन, और भी बेटा बच्चे हैं बहुत सारे। मैं बाकियों को यही मैसेज दे रहा हूं, आपके सारे आपको बता रहा हूं, बाकी बच्चों को बेटा सुधर जाओ तुम लोग, नहीं तो बहुत ही बेटा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सिर्फ 8 to 10 बच्चे हैं जो बेटा केमिस्ट्री का होमवर्क सबमिट करते हैं, मैं डेली देखता नहीं क्या, बायो वाले ग्रुप में बेटा मैं ऐड हूं, मेरे पास मैसेज आते हैं, देखा होगा आपने, मैं भी ऐड हूं बेटा, मैं भी देख रहा हूं आप लोग सिर्फ बायो का काम कर रहे हो, फिजिक्स का काम कर रहे हो, दबाव में आके। प्रेशर से पढ़ोगे, प्रेशर से पढ़ोगे क्या, बताओ बेटा? अगर तुम लोग को प्रेशर से ही पढ़ना है, दबाव से ही पढ़ना है, तो फिर कैसे काम चलेगा? केमिस्ट्री में फेल हो जाओ फिर, क्यों पढ़ रहे हो? केमिस्ट्री मत पढ़ो, बिना केमिस्ट्री के करके दिखाना तुम क्वेश्चंस। दीपेश क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? सबके लिए है ये। अब मैं एक एक का नाम लूंगा तो फिर बुरा लगेगा, अच्छे बच्चों का भी नाम शामिल है जो होमवर्क सबमिट नहीं करते। जूही, क्वेश्चंस बेटा क्यों नहीं सबमिट होते हैं? मानसी धुर्वे, लास्ट टाइम बेटा कब केमिस्ट्री का होमवर्क सबमिट किया था, कितने महीने पहले? किशोर बोले। मैंने बताओ, हाँ बोलो बोलो। वो रिएक्शंस सबमिट किए थे। अच्छा अच्छा, करे थे आपने, चलो बहुत अच्छी बात है, अगर आप रास्ते पर आ गए तो बहुत बड़ी कहानी हो गई ये तो। मानसी लोहे बेटा, तुम भी बता दो जरा। मानसू लोहे रिप्लाई करें बेटा। आप लोगों से मैं ये पूछना चाह रहा हूं, बस एक चीज जानना चाह रहा हूं कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है केमिस्ट्री की शक्ति। हम किसी सब्जेक्ट में अगर कमजोर हैं या कोई चीज अपने को नहीं आती तो बेटा क्या रास्ता है प्रफुल्ल, क्या रास्ता है? हम उस सब्जेक्ट को पूरी तरह छोड़ देते हैं भगवान भरोसे, है ना? यही होता है बेटा एटीट्यूड, सबका यही है, इंसानों का एटीट्यूड यही है, और ऐसे कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। भागो तुम केमिस्ट्री से छोड़ छोड़ के भागो, फिजिक्स कर लो तुम्हें फिजिक्स भी कितनी आती है वो मैंने देखा। जब बीट स्टोन ब्रिज बेटा मैं पढ़ा रहा था तो मैं देख रहा था कितने बच्चों को पता है, कंडक्टिविटी मेरे को भी पता है तुम्हें कितनी आती है। प्रफुल्ल बेटा रिप्लाई करें, और बताऊं कौन कौन बच्चे हैं ऐसे महान बच्चों के नाम मैं बताता हूं, ठीक है? योगेश दोते, क्यों बेटा? सिर्फ क्लास रिएक्शन सबमिट किए थे, रिएक्शन सबमिट करे थे, उसके बाद कितना होमवर्क दे दिया, डेली का कौन सबमिट करेगा? अरे बायो की क्लास बेटा डेली नहीं होती क्या? क्या फिजिक्स की क्लास डेली नहीं हो रही बच्चों? मुझे एक बात का जवाब जानना है, अगर मैं डेली आपको होमवर्क दे रहा हूं बेटा, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस दे रहा हूं, 10-10 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, जेई के क्वेश्चन दिए, नीट के क्वेश्चन दिए, कितने बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन सबमिट करे? एक दिन सबमिट किया पिछले हफ्ते और बात खत्म। बस एक दिन पढ़ोगे क्या? एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ने के लिए जाओगे, तब आओगे भागे भागे, सर बता दो कोई तरीका, बता दो केमिस्ट्री को एक दिन में कराने का तरीका सर, है ना? कोई गुड्डी हो ऐसी जो आपको पिला दी जाए एक दिन पहले और फिर वहां जाके धड़ाधड़ क्वेश्चन हो जाए, हो सकता है क्या ऐसा बेटा? बताओ बच्चों, सभी से बोल रहा हूं मैं, क्या दिशा कोई ऐसा तरीका है बेटा शॉर्टकट
बिल्कुल पूरे साल की पढ़ाई छोड़कर तुम लोग अभी तुम्हारे पास इतना कम टाइम रह गया और उसके बावजूद तुम्हारा ये हाल है कि तुम्हें केमिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेना। बेटा इतना बुरा लगता है मेरे को पढ़ाते समय, इतना टाइम आप लोग वेस्ट करते हो। अभी 10 मिनट वेस्ट हुए तो मेरे को इतना महसूस हो रहा है कि आप लोगों को समझाना पड़ रहा है फिर दोबारा। तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है बेटा? अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर तो ये बहुत चिंतन की बात है बेटा। तुम लोग को थ्योरी में भी क्वेश्चंस जो टेस्ट मैंने लिया था उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं थे, वो भी आप लोगों ने नहीं करे बच्चों। और अभी क्लास में जो गया ना मेरे से पूछ के बिना, उसका नाम मैं नोट करूंगा। अभी देखो एक बच्चा गया है यहाँ पर, अभी मैं बता दूंगा। कोई क्लास में एग्जिट नहीं करेगा जब तक मेरी बात पूरी नहीं होगी। सुन रहे बेटा? क्लास में कोई अभी एग्जिट करके दिखाओ, मैं यही देख रहा हूँ स्क्रीन पर, अभी स्क्रीनशॉट लेता हूँ। आरेश बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही बेटा तो उसको पढ़ो, पढ़ने के बाद नहीं आ रही तो टीचर से पूछिए। न्यूमेरिकल्स बेटा करो, क्वेश्चंस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही कामयाब होगे। सिर्फ फिजिक्स का होमवर्क भेज रहे हैं, बायो का होमवर्क भेज रहे हैं, केमिस्ट्री का बोल दिया, अरे ठीक है हो जाएगा। नोट्स बना लो, हाँ सर हो गए। न्यूमेरिकल्स कर लो, सर नहीं आए। बस एक ही आंसर है कि हमें तो केमिस्ट्री आती नहीं। क्या ये आंसर बेटा दे सकते हो तुम? क्या अपने मम्मी पापा को ये आंसर दे सकते हो 6 महीने बाद? मार्च में क्या बोलोगे? अगर मान लो सपोज मार्च में एग्जाम हो गए आप लोगों का, सब कुछ ठीक हो गया है सब, फिर उसके बाद मार्च में बेटा अगर एग्जाम हो गए, मान लो पॉसिबिलिटी है, तो क्या बोलोगे? कि हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी? बताओ बेटा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आज के बाद बात भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं है कि तुम लोगों से दिमाग मारूं मैं फालतू का। अभी बेटा 3 चैप्टर हमारे पूरे नहीं हुए, यहाँ पर 3rd चैप्टर अभी चल रहा है और अभी कम से कम 10-12 चैप्टर बेटा कराने हैं आपको। मेरा टारगेट है बेटा इस महीने के अंदर, मैं फिर बोल रहा हूँ, इस महीने के अंदर बेटा कम से कम आपको 4 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए सितंबर के अंदर। और जो बच्चा बेटा परेशान कर रहा है उसके पेरेंट्स से मैं मिलने के लिए आऊंगा। एक बार जरूर मिलना है और एक बार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर भरवाना है तुम्हारे पेरेंट्स से कि अगर आपका बच्चा फेल हो गया या नंबर कम आए तो टीचर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे क्लास में ही नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट है तो मेंटली अब्सेंट है। रिप्लाई करने के लिए पूछो तो आवाज नहीं आती है, कैमरा ऑन करने के लिए पूछो कैमरा ऑन नहीं होता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अरे क्यों भेदभाव हो रहा है ये सर? आरिशी बताओ जरा। लेक्चर नहीं है, मुझे आज आंसर जानने, उसके बाद ही तुम लोग एग्जिट करोगे बेटा, चाहे 4:15 बज जाए। यस सर। कैसे होगा ये? तुम लोग के रेस्पॉन्स का सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है तुम्हारा वीक हो चुका है। बायो पढ़ते हो ना, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स खत्म हो चुके तुम्हारे, सिर्फ केमिस्ट्री टीचर के लिए। फिजिक्स में सारे एक्टिवेट रहते हैं, बायो में तो सुपर एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना? देवांशु बताओ बेटा, एक एक बच्चे बताओ, जल्दी रिप्लाई करते जाओ। क्या होगा देवांशु तुम्हारा? जूही बेटा रिप्लाई करिए। हाँ क्या होगा तुम लोगों का? कैसे चलेगा तुम्हारा काम? सिलेबस तो मैं करा दूंगा पूरा, लेकिन एनओसी लिख के देनी पड़ेगी कि हम लोग केमिस्ट्री में पास नहीं होने के। इस तरह के हालात से कोई भी तुम में से जितने बेटा बच्चे हैं, चाहे कितने भी अच्छे बच्चे हो आप लोग, फिजिक्स में या बायो के अंदर हो, लेकिन केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, और वो दिखता है टेस्ट के अंदर, दिखता है। 2-3 बच्चों को छोड़ दो, ठीक है वो पढ़ रहे हैं, बाकी उनके अलावा नाम नहीं ले रहा मैं उनका, मुझे पता है वो 2-3 बच्चे ही पढ़ते हैं सर, गर्ल्स के अंदर भी हैं और बॉयज में भी 1-2 बच्चे। इनके अलावा किसी को कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी हो जाए, ना होमवर्क सबमिट करना है, ना क्लास के अंदर प्रेजेंट है, कैसे काम चलेगा? जूही बेटा रिप्लाई करो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं पढ़ना है? बोलो, एक बार रिप्लाई कर दो, नहीं तो फिर मैं अपना क्लास एग्जिट करूं बेटा, टाइम ओवर हो गया। जल्दी बताओ, फ्री करो जल्दी, रेस्पॉन्स करके रिप्लाई करो, क्या प्रॉब्लम है? बताओ नंदिनी, क्या प्रॉब्लम है बेटा? जब तक रिप्लाई नहीं आएगा क्लास चलने दो, ठीक है? तुम लोग रिप्लाई मत करो, यहीं खड़ा हूं।
सारे बहाने बेटा तुम्हारे केमिस्ट्री के लिए ही हैं, ठीक है, और किसी क्लास के लिए नहीं है। बायो में तुम्हें पूरा इंटरेस्ट आ रहा है, फिजिक्स तुम्हें दबाव में पढ़ रहे हो तुम, मुझे सब पता है, और केमिस्ट्री में तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, बस मैं तो ये पूछ रहा हूँ बेटा केमिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है। क्लास में से तुम लोग बाहर एग्जिट हो रहे हो, इसका क्या कारण है? और जो प्रेजेंट है वो भी सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट है, मैंने बताया ना। कोई रेस्पॉन्स पूछो, अभी तक आवाज नहीं निकल रही बच्चों के, अच्छे अच्छे बच्चों की भी आवाज निकलनी बंद हो गई है ना। कैसे होगा बेटा योगेश, क्या सिस्टम चलाया जाए? तुम्हारी क्लासेस और 2-3 बढ़ा दी जाए केमिस्ट्री की, है ना, तब बनेगी बात। योगेश यस सर। क्या किया जाए, क्या तरीका है तुम लोगों के साथ, क्या तरीका अपनाया जाए बेटा? शुरू में तो तुमने बेटा बहुत एक्सक्यूज बनाए, 2 महीने तुमने ऐसे वेस्ट करी है, अपने इतना नुकसान किया है हद से ज्यादा। अब आगे का क्या करना है? होमवर्क सबमिट करोगे बच्चों या नहीं, ये बताओ बस। ये 21 बच्चे मेरे को यहाँ पर प्रेजेंट दिख रहे हैं, तुम 21 स्टूडेंट ये बताओ कि होमवर्क सबमिट करोगे या नहीं, बस ये बताओ। चाहे 10 क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन बेटा मैंने दिए हैं, सुनो, अगर आपसे नहीं हो रहे 20 क्वेश्चन तो आपसे 10 क्वेश्चन तो बेटा हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन सबमिट कर दो। मैंने किसी बच्चे को कहा बेटा इसमें 4 ही क्वेश्चन तुमने करे। दिक्कत बेटा प्रॉब्लम तब आ रही है जब आप लोग कर ही नहीं रहे हो और करना ही नहीं चाह रहे हो, उसका क्या होगा बेटा? किशोर, क्यों बेटा, तुम तो सेलिब्रिटी हो बेटा क्लास के अंदर, मेरी क्लास में क्या प्रेजेंट? तुम फिजिक्स की क्लास में बेटा रेगुलर रहते हो और भी बाकी क्लासेस में रहते हो, सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर बेटा तुम सेलिब्रिटी बन के आते हो। पिछले उठा के देख रखा है मैंने हफ्ता तुम्हारा, क्या बात है? एक क्लास में कितनी नेट लगती है पता है आपको? सिर्फ 100-200 MB लगेगी। इतना बेटा नेट का मामला नहीं है, ये तुम लोगों के एटीट्यूड का मामला है। मुझे अब समझ में आ गया अच्छे से बेटा, बहुत टाइम ले रहे हो बेटा, मैं बता रहा हूँ लुढ़क जाओगे केमिस्ट्री में, पास भी नहीं हो पाओगे बच्चों, चाहे आपको मैं बुरी लगे बात तो लगे, ये सच्चाई है। पीयूष समझ में आ रहा है? आज तो पीयूष भी प्रेजेंट दिख रहा है मेरे को, कहाँ है? ये रहा। हाँ बेटा, तुम्हारा क्या सिस्टम चल रहा है? तुम्हारा क्या सिस्टम है, जल्दी बताओ। काउंसलिंग चल रही तुम्हारी, जल्दी, ओवर टाइम 4-10 हो गए, जल्दी बोलो, रिप्लाई करो, जल्दी बेटा रिप्लाई करिए। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्लास क्यों नहीं रेगुलर है? होमवर्क क्यों नहीं आ रहा? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना बेटा? बताओ मुझे। 10 क्वेश्चन नहीं कर सकते आप लोग? क्या 10 क्वेश्चन कर सकते हो या नहीं, बस मैं ये पूछ रहा हूं। जैसे फिजिक्स के अंदर तुम लोग 50-50 पेज सबमिट कर रहे हो एक एक दिन के अंदर, दिखाओ तुम्हें तो पता ही होगा, तुम लोग भेज रहे हो, मेरे को भी पता है, 20-20 पेज बेटा एक दिन में कंप्लीट करके भेज रहे हैं बच्चे, वाह। और केमिस्ट्री के अंदर 10 क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं हो रहे तो कम से कम बेटा जो गलत है वो तो करके दिखाओ कि सर हमने ये अटेम्प्ट करे और हमसे हुए नहीं। नोट्स तो सबमिट नहीं हो रहे, नोट जो देख देख के बनाने हैं वो भी तुम लोगों के सबमिट नहीं है, शर्म आती है तुम्हें? पीयूष बताओ बेटा क्या रीजन है, क्यों नाम खराब कर रखा बेटा अपना, है ना, मेरा नाम भी खराब कर रहे हो तुम, ऐसा क्यों कर रहे हो? बताओ बेटा, रिप्लाई करो जल्दी, बताइए जल्दी, क्या समस्या है बेटा? प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और कोई निकाल नहीं सकता। आप निकालोगे बेटा या मैं निकालूंगा, हम लोगों के हाथ में है बेटा। बताओ कोई और करेगा क्या सॉल्यूशन? प्रथमेश, कोई और आएगा क्या ऊपर? अरे सबमिट की बात खत्म हो गई, मैं तो कह रहा हूं कंसंट्रेशन की बात। मैंने किसी बच्चे को कहा बेटा कैमरा ऑन करो, वो नहीं कर रहा। कहना मानने की डिसिप्लिन की बात हो रही है यहां पर। डिसिप्लिन कैसे फॉलो करोगे तुम लोग? डिसिप्लिन का क्या तरीका आएगा? ऐसे नहीं चलेगा बेटा। क्लास में आप लोग सिर्फ क्लास लेने के लिए नहीं आ रहे हैं यहाँ पर बेटा, आप लोगों को केमिस्ट्री आनी चाहिए। कोई चीज तभी आती है जब उसमें इंटरेस्ट लगता है, मन लगता है, मेहनत करते हैं उसमें हम।
तभी तो कामयाब होंगे, है ना? या सिर्फ बायो पढ़ने से ही होंगे, या हमसे होता ही नहीं है? कैपेसिटी नहीं है आप लोगों की, बताओ मुझे किस किस की कैपेसिटी नहीं है? एक तो तेजस्वी की कैपेसिटी नहीं है क्वेश्चंस करने की, मुझे पता है ये बात, मुझे पता है कौन कौन है। एक प्रथमेश की नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे, इनसे 10 क्वेश्चन भी नहीं होंगे। और दीपेश श्रीबंधु, इनसे भी नहीं होंगे। और बेटा आर्यशी तुमने तो कभी सबमिट ही नहीं किया काम, मेरे ख्याल से सिर्फ फिजिक्स का ही किया होगा जिंदगी में, है ना? प्रियांशु सोलंकी, इनका भी ऐसे सिस्टम है। प्रियांशु क्या बात है बेटा, बहुत एब्सेंट रहते हो तुम क्लास के अंदर, पता है तुम्हें ये बात? प्रियांशु, प्रियांशु बेटा रिप्लाई करे जरा, किससे बच रहे हो तुम लोग? हाँ सर। किससे बेटा बच रहे हो तुम लोग, मुझे बताओ। मुझसे बच रहे हो कि अपने आप से बच रहे हो? पढ़ना नहीं बिल्कुल भी। होमवर्क कभी सबमिट किया था आपने? केमिस्ट्री का कभी होमवर्क सबमिट किया था? 3 महीने हो गए। क्यों बेटा? कैसे बेटा सुधरेंगे, जल्दी बताओ, टाइम हो गया, 4:15 से तुम्हारी क्लास भी शुरू हो रही होगी। बोलो बेटा, करोगे या नहीं करोगे? जिन जिन के मैंने आज नाम लिए मैं पहले बता रहा हूं, ये सारे बच्चे 21 बच्चे मेरे रडार पे हैं। अगर इन्होंने होमवर्क सबमिट नहीं किया बेटा, मैंने लास्ट वार्निंग भी दी थी तुम लोगों को, उसके बाद भी तुम लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आया। क्यों? सिर्फ 2-3 बच्चे, 8-10 बच्चे होमवर्क सबमिट कर देते हैं, क्यों? बाकियों को क्या हो गया है? और फिजिक्स में तो सारे कर रहे हो तुम लोग। अब किसी बेटा ग्रुप में जाके वही मैसेज करूंगा और तुम्हारे घर पर आऊंगा मैं। नेक्स्ट टाइम बता रहा हूं, अगर मुझे केमिस्ट्री का होमवर्क नहीं मिला, अगर मुझे चैप्टर 1 के नोट्स 2 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं मिले, चैप्टर 1 जो अभी पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स बेटा 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए। आज वेडनेसडे है, ठीक है, आज ट्यूसडे है मान लो, तो 2 दिन के अंदर बेटा सबमिट हो जाने चाहिए आपके, थर्सडे तक। और थर्सडे को जिसके सबमिट नहीं हुए, ठीक है, उसके घर पर देख लेना, कॉल आएंगे स्कूल से या मैं खुद आऊंगा, जैसे भी पॉसिबल होगा। एक बार बेटा एक एनओसी लेके आऊंगा और साइन कराऊंगा तुम लोगों से। एनओसी जरूर होगी, उसमें लिखा होगा कि आपका बच्चा फेल होगा तो इसके लिए पूरी तरीके से आप ही जिम्मेदार हो, ये एकेडमी जिम्मेदार नहीं। ठीक है बच्चों, चलो तैयार रहना, बी प्रिपेयर्ड।